हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो की अगली कड़ी के अंदर प्रश्नोत्तर श्रेणियां चल रही थी साइकोलॉजी में। पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को अपन लोग देख रहे थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शिद्दत से जुड़े हुए हैं और प्रश्नों को बहुत ही सिंसियरली देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। राजू पलसानिया ने, आपके साथी ने एक प्रश्न पूछा है। राजेश पलसानिया ने ये पूछा है कि सर, क्वेश्चन नंबर 28 है जिसको मैं खोल रखा हूँ, उसके ऊपर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ये 2012 की जो व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की आरपीएससी के एग्ज़ाम है उसमें कॉमर्स में पूछा गया था। ये प्रश्न था, किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच जाता है। और ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष और 5 से 10 वर्ष। तो इन्होंने कहा कि इसमें आंसर होना चाहिए 10 से 15 वर्ष। और इन्होंने बहुत लॉजिकली इस चीज़ को तार्किक रूप से रखा भी है। रखा इसलिए है क्योंकि आप वीडियो देखना किशोर अवस्था का, तो किशोर अवस्था के मानसिक विकास के अंदर बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो अलग से टॉपिक लेके और मैं लिखवाता हूँ आप लोगों को। तो उसमें लिखा हुआ है, हार्मोन के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास है वह 15 वर्ष की आयु तक हो जाता है। जॉनसन और कनाड नाम का जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का अधिकतम हो जाता है। और स्पीयरमैन, द्विकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास 14 से 16 वर्ष हो जाता है। इन्होंने रखा कि सर, इसके अनुसार ऑप्शन ए ठीक हो जाना चाहिए। आपने ऑप्शन बी कैसे सही लगवाया। अब देखिए राजेश, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ज़्यादा डीप में चले गए या फिर बिल्कुल डीप में गए भी नहीं। तो देखते हैं क्या है। इसका जो राइट आंसर है वह 15 से 20 वर्ष ही हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ए को सही मानते हो, 10 से 15 वर्ष, आप कहते हैं कि 10 से 15 वर्ष के बीच में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है या बुद्धि मानसिक विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। तो देखिए, 10 से 15 वर्ष तक उच्चतम स्तर में नहीं पहुंच पाता है। क्यों? अगर 10 से 15 वर्ष में 11 वर्ष का बालक, 12 वर्ष का बालक, 13 वर्ष का बालक और 14 वर्ष का बालक की बात की जाए तो इनमें कोई भी बालक ऐसा नहीं है, किसी मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं है कि 11, 12, 13, 14 वर्ष का बालक है वह मानसिक विकास की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। 12 वर्ष के बालक के अंदर बुद्धि का अधिकतम विकास नहीं होता है, वह विकास कर रहा होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं माना जाएगा। 15 से 20 वर्ष का बालक, अब आप कहते हैं कि सर 14 वर्ष का बालक, तो 14 वर्ष का बालक का भी अधिकतम विकास नहीं होता है। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे स्पीयरमैन ने कहा है 14 से 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, लेकिन एक ही मनोवैज्ञानिक है। इसके अलावा अन्य मनोवैज्ञानिक ने 17 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष को भी बताया है, जो कि मैंने लिखवाया नहीं है। मैंने उन्हीं मनोवैज्ञानिकों को लिखवाया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही, मतलब आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो 14 से और लगभग 20 वर्ष की जो आयु होती है उसके अंदर ही बुद्धि का अधिकतम विकास होता है और मानसिक विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वह 15 से 20 वर्ष ही हो जाएगा। 15 से पहले और 10 के बाद में नहीं हो पाता है। हालांकि बुद्धि अपनी अधिकतम सीमा को ले रही होती है लेकिन पहुंच नहीं पाता है। तो उच्चतम स्तर छुएगा वो 15 से 20 वर्ष ही पहुंचेगा। और इन्होंने, जो राजू पलसानिया है, इन्होंने बाकायदा मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, फ़ोटो भेजी है नोट्स की, जो ऑफलाइन क्लासेज में लिखाई गई थी। तो मुझे लगता है राजू, आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है लेकिन उनको भी क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक, आज के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। बीकानेर की थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा है 2013 जो जिला स्तर पर हुई थी, उसमें पूछा गया था। ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण कौन सा नहीं है। खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला और ऊर्जा का उच्च स्तर। तो ऊर्जावान बालक और मित्रवत बालक कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, वो देखना है। खुशमिजाज ऊर्जावान भी होगा और मित्रवत भी होगा। सामाजिक होगा, वो ऊर्जावान भी होगा और मित्रवत भी होगा। आसानी से चिढ़ने वाला न तो ऊर्जावान होगा और न ही मित्रवत होगा। तो आसानी से चिढ़ने वाला मित्रवत और ऊर्जावान नहीं होगा।
ऊर्जा का उच्च स्तर वाला भी क्या होगा, ऊर्जावान होगा और मित्रवत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। इजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 52 जैसलमेर में आया था 2013 में। किसे किशोर मनोविज्ञान का पिता के नाम से जाना जाता है? तो सीधा सा आंसर है स्टैनली हॉल। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। किशोर मनोविज्ञान का पिता स्टैनली हॉल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। जब एक बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर उड़ जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। यह नवजात में हो रहे किस प्रकार के प्रतिव्रत का उदाहरण है? श्री गंगानगर L2 थर्ड ग्रेड 2013। श्री गंगानगर जिला है, उसकी थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा उसके लेवल सेकंड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था 2013 के अंदर। और ऑप्शन थे रूटिंग, मोरो, ग्रास्पिंग और बेबिंसिक। तो जो KSG कोचिंग क्लासेज में क्लासेज नहीं लेते हैं या पूरे अपने जो वीडियो हैं वो नहीं देखते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं या ख़रीद रखे हैं 2-3 हज़ार रुपये में, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। और मैं स्पेशली पॉइंट आउट भी करता जाता हूँ कि ये KSG के नोट्स में मिलेगा और ये अदरवाइज़ किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगा। वहीं से ये प्रश्न उठाया हुआ है। और आपके जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम लगेगा 2018 के अंदर, उनको भी मैं लूँगा और बताऊँगा कि ये क्वेश्चन केवल अपने KSG कोचिंग में मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। तो आप ये मत सोचना कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ KSG को, वास्तविकता को मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो ऐसे ऑप्शन है, ये रूटिंग, मोरो, ग्रास्पिंग, बेबिंसिक, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो लोग पढ़ाते नहीं हैं। अब देखिए ये प्रश्न आ गया है, आप शैशव अवस्था जो है उस वीडियो को आप देखना, और ये चीज़ मैंने सारी बता दी है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन पहले देख लिया था इसलिए पढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शुरू से ही ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और ये ऐसे कैसे आपकी उसमें नोट्स में भी मिल जाएगा। अगली बार रूटिंग या मोरो का जो प्रश्न आता है तो वो आपका सही हो जाएगा। रूटिंग किसे कहते हैं, मोरो किसे कहते हैं, तो आप इसको देख लेना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जो थर्ड ग्रेड या फिर रीट है या सीटेट है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, खालिस्तान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। नागौर थर्ड ग्रेड 2013 के अंदर बालक के प्राकृतिक विकास पर किसने बल दिया? मॉन्टेसरी, पेंगुइन, बर्क और बिनेट। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा, नेचुरली विकास होने पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। मॉन्टेसरी प्रकृतिवादी थे, मानवतावादी या प्रकृतिवादी थे। जिस तरह से अब्राहम मैस्लो प्रकृतिवादी संप्रदाय या विचारधारा के थे, उसी तरह से मानवतावादी या प्रकृतिवादी एक ही बात होती है। तो मानवतावादी या प्रकृतिवादी मॉन्टेसरी थे, इन्होंने इसके ऊपर बल दिया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? ऑफलाइन क्लासेज में बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ इस चीज़ को। माता की जो आवाज़ होती है वह किस प्रकार की है, उस भाषा का नवजात के व्यवहार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसका जो प्रयोग था वो प्रयोग क्या था? टर्मन ने। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यह भी नागौर थर्ड ग्रेड 2013 के अंदर आया था। 2 क्वेश्चन मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे नागौर के अंदर। तो मुझे लगता है ये प्रश्न ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल का मतलब ये है कि सिर्फ याद रखने वाला है किस मनोवैज्ञानिक ने इस तरह का अध्ययन किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकताओं को खालिस्तान आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। वही परीक्षा नागौर थर्ड ग्रेड 2013। मनोवैज्ञानिक, दैहिक, सामाजिक या मनोसामाजिक। तो इसके अंदर प्राथमिक आवश्यकताएं, प्राइमरी रिक्वायरमेंट कौन सी होंगी? एक तो द्वितीयक कि जिनसे काम चल भी जाए, और एक होती है प्राथमिक जिनके बिना, ऐसी आवश्यकताएं जिनके बिना काम नहीं चल पाए मनुष्य का, उसे प्राथमिक आवश्यकताएं कहेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक, दैहिक, सामाजिक या मनोसामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैहिक। फिजिकल जो नीड्स होती हैं जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको दैहिक आवश्यकताएं कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 57, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा है
जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। विस्फोट एवं तनाव का काल कौन सा होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल इजी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका किशोर अवस्था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। छात्र का वह सोपान जबकि वह संवेगों से सर्वाधिक रूप से घिरा हुआ रहता है, वह कौन सी सीढ़ी होती है जब कोई भी बालक होता है या किशोर होता है, जब कोई भी बालक होता है संवेगों से सबसे ज़्यादा घिरा हुआ रहता है? वैसे तो ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, लेकिन थर्ड ग्रेड चित्तौड़गढ़ लेवल फर्स्ट के अंदर थर्ड ग्रेड 2013 में आया था। राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हो, किशोर अवस्था के अंदर संवेगों से घिरा हुआ रहता है। संवेग बहुत महत्वपूर्ण वो होती है, किशोर अवस्था की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास का क्या अभिप्राय है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, गंगानगर लेवल फर्स्ट के एग्जाम में आया था, थर्ड ग्रेड में 2013 में। समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना, सामाजिक समूह बनाना और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित स्थान बनाना भी होता है, कुछ लोग इसको गलत मान लेते हैं, लेकिन ये सही है। दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास भी करना चाहते हैं, सामाजिक समूहों का निर्माण भी करना चाहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह की उम्र में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? नागौर थर्ड ग्रेड 2013। हाथ मुंह संबंधन, आँख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया और बोलना। तो इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख हाथ संबंधन। तो जब मैंने आपको शैशव अवस्था पढ़ाई थी तो उसमें पेशीय जो विकास था, उस पेशीय विकास के अंदर इस चीज़ को मैंने पढ़ाया था। तो हो सकता उस टाइम में तो आपने सोचा हो कि गुरुजी कैसे पागल हो गए हैं, ऐसे क्या बता रहे हैं, लेकिन आप देखिए पेशीय विकास या फिर आपके जो बॉन्डिंग है पूरे शरीर की, उसके अंदर से आँख और हाथ के अंदर जो बॉन्डिंग हो जाती है, सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, उसे कहते हैं, वह 4 से 8 माह के अंदर ऐसा विकास हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना। हाथ मुंह संबंधन, आँख हाथ संबंधन, इसी तरह से मैंने आपको बताया था हस्त नेत्र संचलन करना सीख जाता है, इस तरह से मैंने लिखवाया होगा आपको, वहाँ पर देखना आप नोट्स के अंदर से दोबारा से। फिर आता है 61 नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर आया था, मैथ के अंदर आया था ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर। किशोरों को जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? किशोर होते हैं वो बहुत ही जटिल अवस्था के अंदर होते हैं, इसके कारण से वो पूछ रहा है कि किशोरों का अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? शारीरिक होना चाहिए अध्ययन का विषय, मानसिक होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए, शरीर और मन संबंधी होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप मोस्ट लगा लीजिएगा। मोस्ट लगाने का मतलब ये है दोबारा से रिपीट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज कर देगा। तो अगर आपका एक बार क्वेश्चन देखा हुआ होगा तो आप सही करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शरीर व मन संबंधी। यहाँ पर बौद्धिक नहीं होगा और मानसिक भी नहीं होगा, शारीरिक भी नहीं होगा, शरीर व मन संबंधी। तो देखो सर जटिल अवस्थाओं में होता है तो इसकी 2 चीज़ होती हैं। इसका जो दूसरा ऑप्शन अब की बार जो एग्ज़ाम है उनके अंदर अगर आपको ये ऑप्शन देता है तो वह ऑप्शन देगा आपको मनोशारीरिक शब्द दे देगा, या तो इसने दे दिया होगा कहीं ना कहीं, या फिर देगा मनोशारीरिक, ये शब्द दे देगा भाई। आपको याद रखिएगा, जो भी लिखता जा रहा हूँ उसको या तो आप नोट कर लेगा, अलग कॉपी होती है उसके अंदर आप नोट कर लिया करो, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। एक एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है एग्ज़ाम्स के अंदर। तो मनोशारीरिक शब्द दे सकता अब की बार अगर रिपीट करता है क्वेश्चन, तो किशोरों का अध्ययन मनोशारीरिक रूप से होना चाहिए। मुझे लगता है प्रश्न तो समझ में आ गया होगा आपको, शारीरिक और मानसिक दोनों होना चाहिए, इसलिए मनोशारीरिक हो जाएगा। एक किशोर की शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर बायोलॉजी के अंदर आया था 2013 के अंदर, बायोलॉजी के अंदर। तो देखिए ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल ये जो ऑप्शन है इनको ढंग से पढ़ना है।
किशोर का शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना आपको, तो आप क्या करेंगे, उसकी शरीर की ऊंचाई व भार के द्वारा उसका शारीरिक विकास का मूल्यांकन करेंगे, या फिर हाथ पैरों की लंबाई के द्वारा, या फिर उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, या फिर उसके कंधों की चौड़ाई की नाप लेके आप उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन करेंगे। हो सकता है यहाँ पर एक ऑप्शन और दे दे, ये सभी। तो देखिए इस तरह से दे सकता है ये प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। शारीरिक विकास का अगर इवोल्यूशन करना है किसी बालक का, किशोर का, तो केवल उसकी नापजोक नहीं करनी है, उसके द्वारा जो फिजिकल वर्क किया जाएगा कि वो कितनी एफिशिएंट, उसकी बॉडी से वह कितना कार्य कर सकता है, वह भी शारीरिक कार्य होना चाहिए, उसके द्वारा फिर आप उसका इवोल्यूशन या मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये भी। अब आता है 63 क्वेश्चन। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वही एग्जाम फर्स्ट ग्रेड बायो 2013 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। आनुवांशिक, वातावरण, कभी अनुवांशिक कभी वातावरण, अनुवांशिक व वातावरण दोनों, ऐसे प्रश्न हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लगा जाते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। वातावरण और आनुवांशिकी दोनों के कारण किशोर की जो अभिरुचि है वह प्रभावित होती है। अब चूंकि फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक नहीं लिए जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी मैंने ज़्यादा डीपली पढ़ाया नहीं है। किशोर जो अवस्था है उसको बहुत शॉर्ट में बताया है। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट ग्रेड है उस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि जो थर्ड ग्रेड है उसमें शैशव और बाल्यावस्था से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा केएसजी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको मोस्ट लगा लेना, पहले ही बोल देता हूँ, इसको आप मोस्ट लगा लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये फिजिक्स के अंदर आया था फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर। एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। कोई बालक है, किशोर अवस्था के अंदर है, वह अपना रास्ते से भटक चुका है, उसका पथ प्रदर्शन करना है, गाइड करना है उसको, तो किस प्रकार से किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, बी, फटकार लगाकर या फिर झिड़क कर, सी, उसके दोस्तों के पास उजागर करके, और डी, लालच देकर। इसी तरह से घुमा घुमा के इस प्रश्न को कई बार पूछ लेता है। तो देखिए, एक दिग्भ्रमित है और उसका आपको गाइड करना है, तो गाइड किस तरह से करेंगे आप? अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करने से क्या वो सुधर जाएगा? बिल्कुल सुधर सकता है। फटकार लगाने से सुधर जाएगा? बिल्कुल सुधर जाता है, इसीलिए तो फटकार लगाते रहते हैं। उसके दोस्तों के बीच उजागर करके, वो कोई भी अगर गलत चीज़ करता है उसको दोस्तों के बीच में कर देंगे तो सुधर जाएगा? बिल्कुल सुधर जाएगा। लालच देंगे तो सुधर जाएगा? बिल्कुल सुधर जाएगा। आपके द्वारा ये सारे ही कार्य किए जाते हैं किशोर अवस्था के बालकों को सुधारने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे राइट का निशान लगाते जा रहा हूँ। लेकिन ये जो आपके वो हैं मॉडल्स हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। लालच देकर या फिर दोस्तों के बीच में उसकी करतूतें उजागर करना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। फटकार भी गलत है। वह जो अच्छे कार्य करता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा करने से वो क्या करेगा, उस चीज़ को पथभ्रष्ट होने के बजाय वह सही रास्ते पे आ जाएगा। जैसे कोई बालक है, वह गलत संगति में पड़ के और शराब का सेवन करने लग जाता है। अब सभी को पता चल जाता है कि वह शराब पीने लग गया है, तो किशोर अवस्था के बालक जब अच्छे कार्य करें तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाह यार बहुत अच्छा काम किया। अगर आप कहेंगे अरे ये तो दारू पीता है, शराब पीता है, तो वह फिर क्या करेगा, विरोध, प्रबल भावनाओं से संवेगात्मक रूप से बहुत प्रबल विरोध करता है हर चीज़ का, तो वह रिजेक्ट करके और फिर उस चीज़ को ज़्यादा करेगा। किशोर अवस्था में विरोध, अगर आप किसी चीज़ को रोकना चाहोगे तो वो ज़्यादा करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसके द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। क्वेश्चन नंबर 66, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, किस मनोवैज्ञानिक का ये कथन है? तो यह डायरेक्ट आ जाएगा, हरलोक महोदय का यह उदाहरण है कि कोई भी जो दो बालक होते हैं वे समान मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं। तो मैंने बोला हरलोक के जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको ढंग से पढ़ लेना,
आरपीएससी या फिर राजस्थान की शिक्षक बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आते हैं। 66 किशोर अवस्था की आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया था? फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2013, आरपीएससी से आया था क्वेश्चन। 1904 में हॉलिंगवर्थ ने, 1902 में स्टेनली हॉल ने, 1904 में स्टेनली हॉल ने और 1904 में थॉर्नडाइक ने। तो किशोर अवस्था का आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टेनली हॉल ने दिया था और वह 1904 में दिया था। किशोर मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं इसे, स्टेनली हॉल को। नेक्स्ट आता है, किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका था? यह प्रश्न भी आपकी फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2013 में आया था और इसका ऑप्शन भी बिल्कुल इजी है। रॉस, कोलसेनिक, वैलेंटाइन, बिंग एवं हंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलसेनिक। यह बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट था। किशोर प्रौढ़ों को अपनी मार्ग में बाधा समझते हैं। रटने वाला प्रश्न है। 68 विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका था? व्याख्याता या फर्स्ट ग्रेड गणित 2013 में आया था ये प्रश्न। हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल और मुनरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक। हरलॉक का स्टेटमेंट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में समस्याओं का समाधान की विशेषता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किशोर अवस्था में समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाता है? जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, बायो 2013 के अंदर आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तर्क के साथ समस्याओं का समाधान की योग्यता में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि, कार्यों की गति में वृद्धि, घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। अब देखिए, ये जितने भी हैं वो सही हैं कि जो किशोर अवस्था होती है उनके अंदर ये वृद्धि हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि किशोर होते हैं वो समस्याओं के समाधान में किस तरह से करते हैं, तो वह तर्क तथा समस्याओं के समाधान में योग्यता, तर्क के साथ किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते रहते हैं। यह कथन किसका था? यह भी फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2013 के अंदर आया है। स्टेनली हॉल का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, स्ट्रेंग का। तो इसके अंदर भी स्टेनली हॉल हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जामिनेशन होती हैं वी उन एग्जामिनेशन में ज़्यादातर स्टेनली हॉल, कोलसेनिक, रॉस और हरलॉक इनके स्टेटमेंट आते हैं। नेक्स्ट है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि, ये प्रश्न मोस्ट लगा लेना भाई, नैतिक मूल्यों से संबंधित जो है 71 जो क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री के अंदर 2013 में फर्स्ट ग्रेड में आया था। बार बार मूल्यों की बात करें, टीचर को करना है नैतिक मूल्यों का विकास, तो अध्यापक क्या करे? बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उनका आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए और देवी देवताओं की बात करे। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर नैतिक मूल्य हैं वे बार बार मूल्यों की बात करने से भी सही होते हैं, स्वयं का आचरण करने से भी होते हैं, कहानियाँ सुनाने से भी नैतिक मूल्यों का विकास होता है और देवी देवताओं की बात करने से भी नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक अगर सही माना जाए तो वह ऑप्शन माना जाएगा यदि अध्यापक स्वयं उनका आचरण करे। तो अध्यापक को देखकर बच्चों के अंदर भी नैतिक मूल्यों का विकास हो जाएगा। अध्यापक अगर नैतिक रूप से सिगरेट पीता है, अगर बच्चों को ये पता है, तो वो कितना ही सिगरेट के लिए भाषणबाजी कर ले, बच्चे भी सिगरेट पिएंगे। वो उस टीचर की बातों का इफेक्ट, प्रभाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की अधिकतम दर होती है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को मैंने आपको स्पेशली वहाँ पर किसी न किसी अवस्था के अंदर बता दिया है, आप देख लीजिएगा। शारीरिक विकास की सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कब होती है? पूर्व बचपन में, उत्तर बचपन के बजाय, ये इतिहास के अंदर आया था। उत्तर बचपन में किशोर अवस्था के बजाय, किशोर अवस्था में पूर्व बचपन के बजाय,
और प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था के बजाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बचपन में उत्तर बचपन के बजाय। देखिए, सबसे ज़्यादा जो शारीरिक वृद्धि दर होती है वह शैशवावस्था में होती है। उसके बाद में जो वृद्धि दर होती है वह किशोरावस्था में होती है, और सबसे कम जो वृद्धि दर होती है वह बाल्यावस्था में होती है, और बाल्यावस्था से भी कम मानी जाए तो वह प्रौढ़ावस्था में होती है। तो शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था, ये क्रम रहेगा अगर शारीरिक वृद्धि की बात की जाए तो। मुझे लगता है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, पहले ही बताया हुआ है। तो पूर्व बचपन में उत्तर बचपन के बजाय, अब देखो किशोर अवस्था में पूर्व बचपन के बजाय दे दिया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। पूर्व बचपन का मतलब वही शैशवावस्था होगी, तो पूर्व बचपन में थोड़ी तेज रहती है, इसलिए सी ऑप्शन गलत माना जाएगा, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया था ये प्रश्न। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक होती है? सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्म गौरव। स्व सम्मान को क्या कहेंगे? आत्म गौरव। ये चीज आपको लिखवा दी थी, गौरव। तो आत्म गौरव की भावना डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द। इसको भी भाई मोस्ट लगा लेना आप लोग, और रिपीट हो सकता है। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से, सबसे अच्छे रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा? एक शब्द में आपको किशोर अवस्था को व्यक्त करना है। विकास, समायोजन, परिवर्तन और अस्थिरता। जबरदस्त क्वेश्चन है, ऑप्शन सही हो जाएगा सी, परिवर्तन। किशोर अवस्था को स्पष्ट करने वाला या व्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है परिवर्तन। ये ऐसे कैसे आपको लिखवाई हुई होगी शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे चेंजेज आते हैं किशोर अवस्था में, तो एक शब्द पूछा जाए, सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द पूछा जाएगा तो परिवर्तन। इसके अलावा समायोजन, अस्थिरता और विकास भी होता है, लेकिन सर्वोत्तम आ जाएगा समायोजन। 75 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पीटीआई सेकंड ग्रेड के अंदर आया था और थर्ड ग्रेड के अंदर भी आया था। पीटीआई के एग्जाम के अंदर 2015 के अंदर दोनों एग्जाम्स में आया था। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मनोभौतिक शब्द दिया है, मानव जीवन की मनोभौतिक। मनोभौतिक को क्या कहेंगे? मनोभौतिक का जो हिंदी वर्ड है वह आएगा साइकोफिजिक। साइकोफिजिक, देखो किशोर अवस्था जो होती है उसको साइकोफिजिक, या किशोर जो डेवलपमेंट होता है उसको साइकोफिजिक कहते हैं। तो मनोभौतिक एकता होती है वह मन व शरीर का विकास, शरीर व हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास होता है, वही मनोभौतिक एकता कहलाती है। नेक्स्ट आता है 76, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्न का परिणाम है। यह आरपीएससी हिस्ट्री 2004 में आया था। बीएफ स्किनर के अनुसार भाषा विकास किसका परिणाम होता है? व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, अंतरजातीय योग्यताएं, और डी है परिपक्वन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको मोस्ट लगा लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है उनको मैं मोस्ट लगवाता जा रहा हूँ। तो देखो, बच्चों के अंदर जो भी भाषा का विकास होता है वह होता है अनुकरण और पुनर्बलन के कारण। बच्चा जब अनुकरण करता है फिर उसको पुनर्बलन मिलता है, उसके पश्चात ही उसके अंदर क्या होती है? भाषा विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वही एग्जाम ज्योग्राफी 2013 फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है। वाद विवाद, तर्क, चर्चा और ये सभी किशोरों की आवश्यकता। नीड क्या है किशोरों की? तो किशोरों की आवश्यकता है वाद विवाद भी वो करना चाहते हैं, तर्क भी करना चाहते हैं, चर्चा भी करना चाहते हैं, तो ये सभी आ जाएगा। राइट आंसर, सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। यह आया था पॉलिटिकल साइंस के अंदर 2013 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है उसके अंदर आया था। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करता है किशोर अवस्था। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है? इसको भाई मोस्ट लगा लेना। यह थर्ड ग्रेड 2012 के अंदर आया था।
अच्छा प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। कोलसैनिक, पियाजे, स्किनर और हरलॉक। तो इस क्वेश्चन 79 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, हरलॉक। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है। ये छत्तीसगढ़ के अंदर आया था 2011 के अंदर। ये आपके आ सकता है रीट के अंदर। तो शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कौन सी अवस्था के अंदर होता है? सभी के अंदर होता है? नहीं, किशोर अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी मोस्ट लगा लेना। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसको वेरी मोस्ट लगा लेना। रीट के लिए, रीट 2019 या 2020, रीट 2020 के लिए इसको लगा लो। आपके सितंबर में जो प्रपोज्ड एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निचली कक्षाओं के अंदर शिक्षण की खेल पद्धति, मतलब शिक्षण में खेल, मतलब खेल खेल में सीखना, यह किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण की समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षण के कार्यक्रमों पर और शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। सोचिए इसमें क्या आंसर होगा। पहले आप सोच लीजिए, देखिए आपका गलत निकलता है या सही निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विकास एवं वृद्धि के मनोसामाजिक सिद्धांतों पर। देखिए विकास और वृद्धि अपन पढ़ते हैं और वो साइकोलॉजिकल रूप से किस तरह से सिद्धांत उसके काम करते हैं, उसी के आधार पर अब जो लागू की है वह शिक्षण में खेल पद्धति शुरू की है। बाकी और जो 3 ऑप्शन है वो भी सही है। जैसे समाजशास्त्र सिद्धांत, वो तो ठीक नहीं माना जाएगा। समाजशास्त्र में ऐसा कोई शिक्षण का और खेल का वो नहीं जोड़ा हुआ है। लेकिन जैसे शारीरिक शिक्षण भी जोड़ा हुआ है, खेल बढ़ेगा तो शारीरिक शिक्षण भी बढ़ेगा, और शिक्षण पद्धतियों के अंदर भी खेल पद्धति होती है। लेकिन ये सही क्या माना जाएगा? विकास और वृद्धि के जो सिद्धांत हैं उनके कारण से ये इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन से हैं? आरपीएससी के अंदर आया था। ये 2014 गलत है, 2013 यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। 2013 की जो एग्ज़ाम थी पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न पूछ लिया गया था। एडोलसेंस पुस्तक स्टेनली हॉल, ये आपके नोट्स में बता दी गई है। 83, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ये रीट के अंदर लेवल फर्स्ट के अंदर 2017 जो पिछली भर्ती परीक्षा लगी थी उसमें आया था ये प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक 1, 2, 3 और 4, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या दे दिया? 3 दे दिया। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, पेपर के अंदर से एज इट उठाई गई है। तो आप चाहे से पेपर भी देख सकते हैं, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। लेकिन ये इतनी बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी कि इस प्रश्न को डिलीट किया जाए, तो डिलीट नहीं हुआ था ये प्रश्न। तो अब ये देखिए, बच्चे के विकास को इन व्यापक क्षेत्रों में विभाजित करके अपन पढ़ते हैं, और पढ़कर विकास प्रक्रिया के इन क्षेत्रों का कहाँ तक संबंध है। तो देखिए, ये जो 3 क्षेत्र हैं वे अन्य को प्रभावित किए हुए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाते हैं, एक एकीकृत तथा समग्र रूप से विकसित होते हैं, आंशिक रूप से विकसित होते हैं, या फिर बेतरतीब ढंग से विकसित होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बी आंसर इसलिए सही हो जाएगा कि शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक, ये सारे के सारे विकास एकीकृत रूप से और समग्र रूप से विकसित होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी वह रहेगी, यह बयान महत्व देता है। रीट के अंदर वही L1 परीक्षा थी 2017, अर्थात पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया था। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों। तो इसके अंदर आप सोच रहे हैं अगर डी ऑप्शन है तो ये ऑप्शन एकदम गलत माना जाएगा। डी ऑप्शन गलत है। किसी बच्चे के अंदर मौखिक क्षमता पहले भी उच्च या निम्न थी, या तो वह हाई थी या फिर लो थी, और बाद में जाकर भी वो जो लो थी तो लो ही रहती है और हाई थी तो हाई ही रहती है। तो यह प्रभाव किस पर दिखा रहा है? यह आनुवांशिकता के प्रभाव के कारण से होता है। वह जेनेटिकली ऐसा था, इसलिए उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। तो विकास के अंदर अगर इस चीज़ को देखा जाए तो वह आनुवांशिकता के प्रभाव को या आनुवांशिकता के महत्व को क्या दे रहा है? जोर दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो सोच के पढ़ना है। हमेशा आपके ऑप्शन आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट 2017 के अंदर, अर्थात पिछला वाला जो क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन पेपर है, उसी को देखते हैं। 2016 के अंदर ये भर्ती निकली थी। किशोर अवस्था में एक बच्चे की उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य कर सकते हैं? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो। तो बताइए, ये सारे चाहिए, एक चाहिए, तो कौन सा चाहिए किशोर अवस्था के अंदर? तो देखिए, किशोर अवस्था के अंदर उपयुक्त सभी आ जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया एवं संप्रेषण की कमी है तथा असामान्य व्यवहार को वह बारंबार प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार के लक्षण किस चीज के प्रतीक हैं? वही परीक्षा लेवल सेकंड के अंदर 2017 के अंदर ही पूछा गया था, रीट के अंदर। तो रीट एग्जाम में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न है, ये जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये टर्मिनोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन है। टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है, साइकोलॉजी के अंदर भी एक शब्दावली चलती है, अगर शब्दावली आपको पकड़ में आ गई तो ये समझ लो आपके नैया पार है, साइकोलॉजी समझ में आ गई। तो ये जो कोई बच्चा है वह प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स और संप्रेषण नहीं, का कम्युनिकेशन और रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, और बार बार एक ही एक चीज़ को कर रहा है, और जो भी असामान्य व्यवहार है, तो ये किस चीज़ को, वह सुनता नहीं है, शैक्षिक पिछड़ापन है, शैशव स्वलीनता है, या अधिगम क्षमता में अक्षम है, इनमें से किस चीज़ को कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शैशव स्वलीनता। इसको शैशव स्वलीनता को ऑटिज्म कहते हैं भाई, ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या होता है, अपने के अंदर ही मस्त रहता है बालक, उसे ऑटिज्म कहते हैं। दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, और वह एक ही एक चीज़ को बार बार करता रहता है जिसमें उसको मज़ा आता है, और बार आसपास क्या हो रहा है थोड़ा सा उसका ध्यान जाता है, बाद में चाहे से कुछ करो, कितनी तेज आवाज़ करो, वह खुद के ही खेलों में लगा रहता है। इसे शैशव स्वलीनता या ऑटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट चीज आ जाती है 87 क्वेश्चन, ये भी मोस्ट है। ये क्वेश्चन भी 87 का क्वेश्चन भी है, वो ओनली KSG के नोट्स में मिलेगा आपको। आपको लग रहा होगा कि गुरुजी खूब फेंकते हैं, तो फेंक ही रहे हैं अपन। किशोर अवस्था में ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है, वह ज़्यादा महिलाओं में पाई जाती है, बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को कहा जाता है। 2017 के अंदर आया था ये क्वेश्चन, रीट के अंदर, और लेवल सेकंड के अंदर, अर्थात बीएड वालों के लिए आया था ये क्वेश्चन। तो किशोर अवस्था में ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखा रखती हैं बालिकाएं, भूखा तो कोई नहीं रखती, बिल्कुल रखती हैं। और ये जो फिजिकल ये डिसऑर्डर है, इसको एक डिसऑर्डर नाम देते हैं फोबिया। फोबिया भी नाम, फोबिया शब्द करके भी आ सकता है आपकी क्वेश्चन, हिंदी में लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे फोबिया को कहते हैं, फोबिया कह सकते हैं इसको आप। तो यह जो पाई जाती है इसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्सोवा। आपके नोट्स में मैंने लिखवा दिया है किशोर अवस्था के अंदर, और ये सभी गलत माने जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है खुद ज़्यादा खाना, बालिकाओं के अंदर ऐसी आदत जिसके अंदर वो खुद बहुत ज़्यादा खाती हैं, स्वादिष्ट जो या फिर खुद की इच्छा का या रुचि का जो भोजन हो तो उसको ज़्यादा कहते हैं। उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? उस डिसऑर्डर को कहते हैं कि ब्लूमिया। ब्लूमिया, ये लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आपके नोट्स में तो दे ही रखा है, किशोर अवस्था के अंदर आप जाके देख लेना। तो बहुत अच्छा प्रश्न था। अब देखिए, जो ऐसे प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप छोड़ के आ जाते हैं, छोड़ के आने की कोई आवश्यकता नहीं है। KSG के नोट्स से पढ़िए, पूरी साइकोलॉजी एजिट छपेगी नेक्स्ट एग्जाम में। अब ये मत सोचना कि सर पुराने एग्जाम्स के नोट्स बना दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम लगेगी 2018 के अंदर, जो फर्स्ट ग्रेड लगी थी उसमें भी ऐसे हुआ था। ज़्यादातर बच्चे सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, 30 से 40 महीने में, 10 से 13 महीने में। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या हो सकता है इसके अंदर? 6 महीने गलत, 10 से 13 महीने की उम्र के अंदर प्रथम सार्थक शब्द बोलना प्रारंभ करते हैं। 6 महीने के अंदर वे अपने अनुसार बलबलाते बलबलाते कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं, लेकिन सार्थक शब्द नहीं बोल पाते। 10 से 13 वर्ष की उम्र के अंदर प्रथम सार्थक शब्द बोलते हैं। यह भी आपके रीट के अंदर आया था 2017 के अंदर,
रीट 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था वो 2017 के अंदर पेपर हुआ था, 16 की भर्ती परीक्षा का। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सक्षम चरण कौशल का उदाहरण है? यहाँ पर ये जो शब्द हैं इनको थोड़ा सा आप सही कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सूक्ष्म चलन कौशल, सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। ये रीट के अंदर आया था 2017 के अंदर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए, सूक्ष्म पेशीय कौशल और स्थूल पेशीय कौशल, ये दोनों चीज मैंने आपको वहां पे लिखवा दी है। आप देखिएगा, आपके नोट्स हैं, सहसावस्था के अंदर ही मैंने डाल दिया था सूक्ष्म पेशीय कौशल और स्थूल पेशीय कौशल। स्पेशल जो टॉपिक लगा लिखवाते जा रहे हैं आपको, वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन उठेंगे भाई, देख लेना आप जब प्रश्न हो जाएंगे उसके, अब रीट 2020 होती है, उसके बाद में आप पेपर मिला लीजिएगा, अपने नोट्स से आएंगे सारे क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? प्रश्न क्या था? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन, चरण नहीं आएगा, चलन, सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? यहाँ पे ये दोनों शब्द गलत, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये पेपर के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, अपने इस पीडीएफ के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये रीड के अंदर आया था, इसके अंदर देखिए सूक्ष्म चलन कौशल, चढ़ना होगा, कूदना होगा, दौड़ना होगा या लिखना होगा। तो सूक्ष्म पेशीय कौशलों के अंदर आ जाता है लिखना। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, स्थूल पेशीय कौशल ये सारे के सारे हैं, चढ़ना, कूदना, दौड़ना, ये सारे स्थूल हैं। और लिखना, चुनना, विभाजित करना, अलग अलग देखना, निरीक्षण करना, ये सूक्ष्म पेशीय कौशल होते हैं। इसके अंदर बालक को गहनता से, मतलब सूक्ष्मता से देखना होता है, हर चीज़ को देखना होना या करना होना। तो पेशीय संचालित इस तरह से करनी पड़ती है, छोटे रूप से, गहनता से करनी पड़ती है, लिखना, चुनना, पढ़ना, विभाजित करना, इनके अंदर। तो सूक्ष्म पेशीय कौशल लिखना हो गया, याद रह जाएगा मेरे हिसाब से ये। और इसके अंदर और भी घुमा घुमा के बहुत सारे प्रश्न पूछ सकता है आपको कि, और एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, एक प्रश्न 2020 के लिए बता देता हूँ मैं यहाँ पे। 2020 के लिए अगर पेशीय कौशलों से प्रश्न आता है तो वह इस तरह से पूछा जाएगा, एक मिनट, इस प्रश्न ये पूछा जा सकता है 2020 में आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भाई आप सबसे पहले सूक्ष्म पेशीय कौशल विकसित होते हैं या फिर स्थूल पेशीय कौशल? प्रश्न ये पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो आपको लगाना है सबसे पहले स्थूल कौशलों का विकास होता है बालक के अंदर। स्थूल मतलब वह बड़े, अर्थात जो बालक होता है सहसावस्था के अंदर होता है, तो पहले वह स्थूल कौशलों को सीखता है और फिर सूक्ष्म को सीखता है। बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ नहीं होता है, याद रखिएगा। सूक्ष्म से स्थूल गलत माना जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म पेशीय कौशल विकसित होते हैं। तो यह बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा इसको, मोस्ट लगा के अलग से लिख लीजिएगा। प्रश्न रिपीट कर देता हूं, बालक के अंदर पेशीय कौशलों में विकास क्रम क्या होगा? स्थूल से सूक्ष्म पेशीय कौशलों का विकास। नेक्स्ट है सूक्ष्म से स्थूल पेशीय कौशलों का विकास। सी है कोई सा भी बेतरतीब ढंग से, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आप ऑप्शन हो जाएगा स्थूल पेशीय कौशलों से सूक्ष्म पेशीय कौशलों का विकास, अर्थात पहले स्थूल पेशीय कौशल, बड़े पेशीय कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 90। यह सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर आया था, जो 28 सितंबर को लगी थी 2018 के अंदर। केएसजी का जो फर्स्ट पेपर हुआ था आरपीएससी के अंदर यही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ों के संवेगों के बारे में सही नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सेकंड ग्रेड के अंदर 28/10/2018 को हुआ था, उस पेपर का है ये क्वेश्चन। बालक के और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में गलत चीज बतानी है, अर्थ सही नहीं का मतलब जो गलत है वो बताना है। बालक प्रौढ़ों से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करता है। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं। बालक प्रौढ़ों की तुलना में क्षीण उद्दीपक के प्रति संवेगात्मक व्यवहार करता है। और प्रौढ़ों के संवेग बालक की तुलना में
जल्दी जल्दी परिवर्तित, तुरंत का मतलब हो गया जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही गलत, मतलब इनमें से गलत बात कौन सी है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रौढ़ों के जो संवेग होते हैं बालक की तुलना में परिवर्तनशील नहीं होते हैं। बालक बार बार परिवर्तित करता है अपने संवेगों को, लेकिन प्रौढ़ बार बार अपने संवेगों को परिवर्तित नहीं करते। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 90 में। 91, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सेकंड ग्रेड के अंदर आया था 28/10/2018, उसी पेपर की बात है जो अभी पेपर की बात की गई थी। किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था के अंदर, शैशव अवस्था में और भ्रूण अवस्था में। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बाल्य अवस्था के अंदर शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी हो जाएगी, क्योंकि यह स्थिरता की अवस्था होती है। विकास है वो रुका हुआ सा प्रतीत होता है, हालांकि रुकता नहीं है लेकिन रुका हुआ सा प्रतीत होता है। तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सारे के सारे विकासों की दर क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही पेपर, सेकंड ग्रेड 2018। निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही नहीं है? बालक एक व्यक्ति के रूप में विकास कर रहा है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, सही नहीं है, नहीं है, यहाँ पर सही है आएगा। कौन सी चीज़ सही है? विकास आनुवांशिक का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप में होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया होती है, और विकास में विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। तो बहुत सीधा सा प्रश्न है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विकास एक संचयी प्रक्रिया होती है, विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, ये एक व्यक्ति के रूप में विकास हो रहा, उसके लिए सही नहीं है। आनुवांशिकी का परिणाम तो होती है विकास, लेकिन व्यक्ति के रूप में कैसे विकसित हो रहा है उसमें ये कोई चीज़ नहीं है। विकास यादृच्छिक रूप से होता है, ये भी गलत है, अपने आप बेतरतीब ढंग से नहीं होता। संचयी प्रक्रिया होती है, संचयी का मतलब होता है कम्युलेटिव, कम्युलेटिव का मतलब होता है कि जुड़ जुड़ के और फिर विकास प्रदर्शित होता है। बालक होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक एक साथ से कोई चीज़ विकसित नहीं होती है। संचयी का मतलब होता है जुड़ती रहती है और फिर कोई चीज़ विकास होता है, और विकास के विभिन्न पृथक होते हैं, ये चीज़ गलत है। सारे के सारे पक्ष होते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। फिर आता है 93 क्वेश्चन, ये भी सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर आया था। अब देखिए एक ही पेपर है सेकंड ग्रेड का 2018 का, 28 सितंबर का। 30 सितंबर वाला तो मैंने लिया ही नहीं है, 28 सितंबर वाले पेपर चल रहे हैं, और एक ही पेपर में 5-6 क्वेश्चन आए हैं आपके। कौन सी यूनिट से? पहली यूनिट से, विकास से। इसीलिए मैं विकास को इतनी डिटेल से पढ़ाता हूँ। विकास ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, न केवल ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर और रीट के अंदर ही नहीं है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर भी बराबर है। अब देखिए, बच्चों में आत्म प्रत्यय के विकास के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ डेवलपमेंट आती है एक चीज़, हालांकि उसको ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताई है, ज़्यादा डिटेल में मैंने उस चीज़ को नहीं बताई है। कभी मौका मिला तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होती है ये चीज़ बताऊंगा डायरेक्ट। आत्म प्रत्यय को बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, या सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। सेल्फ एस्टीम, एस्टीम का मतलब होता है खुद के बारे में जांचना, खुद के बारे में सोचना। तो बच्चों के अंदर सेल्फ क्रिएट करना होता है, वो कौन है, क्या है, ये उन बच्चों को जानना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं, गलत है, वह आपको बताना है। समस्याओं से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए बालकों को। बालकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। व्यवहार के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन पथ स्थापित करना चाहिए, और बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना चाहिए। तो बालकों के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए आपको समस्याओं से बचने की सलाह कभी नहीं देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये तरीका आपका एकदम गलत होगा। नहीं, बच्चों को जो सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ क्रिएशन है वो नहीं हो पाएगा। आप अगर बच्चों को ये कहेंगे फालतू में प्रॉब्लम में क्यों गिरते हो, तो फिर बालक खुद को नहीं समझ पाएंगे, और कठिनाइयाँ आने पर फिर बैक में चले जाएंगे। तो समस्याओं से बचने की सलाह कभी नहीं देनी चाहिए बालकों के अंदर, अन्यथा वो सेल्फ एस्टीम नहीं कर पाएंगे, अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे, अपनी ताकतों को और अपनी कमजोरियों को देख नहीं पाएंगे। इसके अलावा बालकों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए कहोगे, सेल्फ एस्टीम होगा उनका, खुद को वो जांच पाएंगे। स्पष्ट मार्गदर्शन पथ देंगे, बिल्कुल गाइडलाइन अच्छी तरह से बता देंगे, ये सही रास्ता है,
तो मार्गदर्शन पत्र भी बिल्कुल आपको सेल्फ एस्टीम में आएगा। और बिना शर्त के, बिल्कुल बिना किसी कंडीशन के ही उनके अंदर प्रेम को संप्रेषित करना चाहिए, जिससे बालकों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2018 के अंदर, ये जनवरी के अंदर लगी थी भाई। ये 2018 वाली जो एग्ज़ाम है वह जनवरी 2020 में लगी थी, इसी साल कोरोना से जस्ट पहले 2020 में लगी थी। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है? बायो में आया था। अनुकूलन क्षमता, उत्साह, जीवन मूल्य एवं खुद के दर्शन की कमी और संवेगात्मक समायोजन। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य किसका नहीं होगा? जिसके अंदर अनुकूलन क्षमता होगी उसका नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उत्साह होगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, उसका तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। जीवन मूल्य एवं खुद के दर्शन की कमी, जिसके अंदर जीवन के मूल्यों की भी कमी है और वह खुद भी कोई दर्शन डेवलप नहीं कर पाया, खुद की कोई मौलिक सोच नहीं है, तो यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संवेगात्मक समायोजन, ये भी अच्छे मानसिक, जिसका माइंड अच्छा होगा वह संवेगात्मक रूप से समायोजन करने में भी सक्षम होगा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था आपकी बार, किसके अंदर? बायो के अंदर, जनवरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर, वही जनवरी 2020 के अंदर आया था। जनवरी 2020 के अंदर ये एग्ज़ाम लगी थी, स्कूल लेक्चर की एग्ज़ाम आरपीएससी की, उसमें आया था। निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? शारीरिक विकास को कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं करता है? शारीरिक कमी का होना या न होना, सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन, बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण और सामान्य तथा असामान्य प्रसव। तो शारीरिक जो विकास होता है उसके अंदर मैंने अच्छी तरह से ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी बता रखी है कि इनमें से कौन सा नहीं करेगा। तो शारीरिक कमी का होना या न होना, अगर शारीरिक रूप से कोई कमजोरी है तो शारीरिक विकास को बिल्कुल प्रभावित करेगी। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कोई भी इसको क्या प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगर आप पुनर्बलन देते हैं, रेनफॉर्मेंसमेंट जो होता है, पुनर्बलन जो होता है, प्रबलन और पुनर्बलन अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो पुनर्बलन जो चीज़ होती है वो आपको अधिगम में बताएंगे भाई। स्किनर का जो पुनर्बलन है वह अधिगम में बताएंगे। पुनर्बलन का मतलब होता है उसको प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित करने से शारीरिक विकास प्रभावित नहीं होता है, नकारात्मक और पुनर्बलन से, सकारात्मक पुनर्बलन से प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसके अलावा जन्म के बाद का पोषण और सामान्य और असामान्य प्रसव, ये दोनों भी शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। विकास संबंधित है, वही बायो 2018 आरपीएससी अर्थात जनवरी 2020 में इनकी एग्जाम लगी थी। बताता जाता हूँ मैं वापस। इसके अंदर ये प्रश्न आया था, विकास किससे संबंधित है? वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से, और सभी विकल्प सही हैं। बताइए विकास किससे संबंधित है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी विकल्प सही हैं, जो बता रहे हैं वो गलत हैं। परिपक्वता से संबंधित है, वृद्धि से भी संबंधित है, लेकिन विकास का अर्थ क्या है? मैचुरेशन तक जाना। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। घुमाकर प्रश्न ऐसे पूछते हैं भाई, ये घुमाकर प्रश्न पूछा हुआ है, जिसके अंदर कभी कभी तो क्या होता है, ऑप्शन ऐसे दे देता है कि आप डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं। अब इसके अंदर आप ऑप्शन है इस तरह से दे दिए हैं कि आप घूमते घूमते, ये डी ऑप्शन भी आपको सही लगेगा, वृद्धि भी सही लगेगा। क्यों? वृद्धि विकास से ही तो संबंधित होती है। परिपक्वता भी सही लगेगा, आयु भी विकास के अनुसार होती है। तो ये सारे के सारे ही सही लगेंगे। ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है, घुमाया हुआ तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे दिए घुमाकर। नेक्स्ट 97, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है समूह का निर्माण करना, मैत्री भावना का विकास, विद्रोह की भावना, और ये सभी। यह भी बायोलॉजी 2018 के अंदर, जो कि जनवरी 2020 में लगी थी एग्ज़ाम, उसमें पूछा हुआ था। तो बताइए किशोर अवस्था की कौन सी विशेषता है? सारे के सारे सही मिल जाएंगे। ये 2013 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, अब 2020 के अंदर 2018 वाले पेपर के अंदर भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98,
मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ा मूल प्रवृत्ति और संवेग सही है। थोड़ा सा इजी दे दिया, वही बायोलॉजी की जो परीक्षा थी उसी के अंदर दिया है। पलायन, हवस, जिज्ञासा, प्रेम, हास्य, मनोरंजन और निर्माण और भूख। तो देखिए पलायन है वह हवस से नहीं होकर डर से जुड़ा हुआ है। जिज्ञासा है वह कौतूहल से जुड़ी हुई है, कौतूहल, आश्चर्य जिसको कहते हैं, आश्चर्य से जुड़ी हुई है। और हास्य होता है वो मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सही सी है। जबकि जिज्ञासा प्रेम से नहीं जुड़ी। निर्माण होता है वह संरचना से जुड़ा रहता है, संरचनात्मकता से जुड़ा रहता है, तो ये भी गलत माना जाएगा, भूख से नहीं जुड़ा रहता है। भूख तो जुड़ा रहता है भोजन अन्वेषण से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सीधा प्रश्न पूछ लिया गया है ये। 14 संवेगों को आप रख लीजिएगा, आपको सारी चीज सही हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है 99। निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? देखिए मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी आपकी बायोलॉजी 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण विकास, नियमित दिनचर्या, वास्तविकता की अस्वीकृति, आत्ममूल्यांकन की क्षमता। तो बताइए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, घुमा के इसी तरह से प्रश्न पूछते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर आप जोर लगाओगे तो सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा सी। वास्तविकता को कोई अगर नकारता है तो वह अच्छा मानसिक स्वास्थ्य उसका सही नहीं होता है। अर्थात जो सामने दिख रही है और वास्तविकता है उसको अगर कोई हटा देता है तो इसका मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 100 संवेग की विशेषता है। वही बायोलॉजी के एग्जाम है 2018, जो जनवरी 2020 में इसका पेपर लगा था। संवेग की विशेषता है संवेग की व्यापकता, विचार प्रक्रिया का कार्य न करना, संवेग की अस्थिरता। सही, सभी विकल्प सही है, तो सोच के बताइए क्या आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। संवेगों की क्या विशेषता होती है? संवेग व्यापक नहीं होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। संवेगों की अस्थिरता, हालांकि संवेग कम समय के लिए आते हैं लेकिन अस्थिरता इसकी विशेषता नहीं होती है। बाल्यावस्था में संवेग अस्थिर जरूर होते हैं लेकिन यह संवेग की विशेषता नहीं है। सभी विकल्प सही है, ये भी गलत हो जाएगा। विचार प्रक्रिया का कार्य न करना, तो मैंने एक जब संवेग अगर अलग से टॉपिक लिया था संवेग, उस संवेग नामक टॉपिक के अंदर मैंने अलग से एक चीज़ बताई थी और वो बताया था बुद्धि के साथ संवेगों का संबंध। तो बुद्धि के साथ ऋणात्मक संबंध होता है या व्युत्क्रम संबंध होता है। तो विचार प्रक्रिया कार्य नहीं करती है जब संवेगों की क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपको 100% पूरे करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद में जो आपका विकास में जो 2-3 टॉपिक बचे हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी बताएंगे। तो जुड़े रहिए केएस जी के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपने वो दोस्त जो बीएड की तो रीट की एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट सितंबर वाली, उसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव।